हमारी खाने की प्लेट में क्या है और उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे लोकतंत्र की नींव वो कितनी मजबूत है, और देश के अमीर और गरीब हिस्सों के बीच की जो खाई है वो क्यों बढ़ती ही जा रही है। और क्या हमारी अपनी तकनीक ही हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? बिल्कुल। आज हम 21 नवंबर 2025 के कुछ संपादकीय लेखों की पड़ताल कर रहे हैं। अब देखिए, ऊपर से देखने पर ये विषय बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन हमारा मकसद इनके बीच के छिपे हुए धागों को पकड़ना है। सही बात है। आज हम एक तरह से 4 अलग-अलग सिस्टम की बात करेंगे। खाने का सिस्टम, जो हमारी सेहत को कंट्रोल करता है। हाँ। संविधान का सिस्टम, जो हमारे लोकतंत्र को चलाता है। अर्थव्यवस्था का सिस्टम, जो मतलब देश के अलग-अलग हिस्सों की तकदीर तय करता है। और आखिर में सुरक्षा का सिस्टम, जिस पर बाहरी ताकतें सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस सिस्टम से जो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत लगता है, हमारी खाने की आदतें। पहला लेख है ईट्स योर लाइफ। इसकी शुरुआत ही एक बहुत जानी पहचानी बात से होती है। हाँ, वजन कम करने की कोशिश करना और बार बार नाकाम होना। बिल्कुल। क्लिनिकल स्टडीज के मुताबिक वजन घटाने वाले सिर्फ 20% लोग ही उसे 1 साल से ज्यादा बनाए रख पाते हैं। मुझे इसमें दही वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि हम कुछ सेहतमंद खा रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेख लैंसेट की एक नई रिसर्च का हवाला देकर कहता है कि समस्या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स में है। अच्छा। ये वो खाना है जिसने सेहतमंद खाने की हमारी क्षमता को ही मतलब एक तरह से हाईजैक कर लिया है। हाईजैक, ये तो बहुत गंभीर शब्द है। मतलब ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात और भी गहरी है। इन फूड्स को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये नशे की लत की तरह काम करें। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को सीधे सीधे टारगेट करते हैं। ओहो। और हमारे शरीर के भूख लगने और पेट भरने के जो कुदरती संकेत है ना, उन्हें गड़बड़ा देते हैं। इसीलिए लेख में इन्हें फ्रैंकन फूड कहा गया है। फ्रैंकन फूड, वाह। इसका कोई और उदाहरण है लेख में? हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का। अच्छा। उसके नाम में तो स्ट्रॉबेरी है, लेकिन हो सकता है कि उसमें असली फल का एक कण भी न हो। सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैसा स्वाद और खुशबू देने के लिए 50 से ज्यादा अलग-अलग रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 से ज्यादा? हाँ, जबकि असली फल में विटामिन, फाइबर होता है, इसमें सिर्फ कैलोरी और केमिकल होते हैं। ये एक तरह का इंजीनियर्ड धोखा है। तो अगर खेल इस तरह से रचा गया है कि हम हारे ही, तो फिर समाधान क्या है? क्या हमें बस अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा? यहीं पर लेख एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। वो व्यक्तिगत अनुशासन को नकारता नहीं, लेकिन कहता है कि आज के माहौल में लगातार सेहतमंद भोजन चुनना उतना ही मुश्किल है जितना जितना अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना या पहली बार घर खरीदना। ये तुलना सीधी चोट करती है। ये बताती है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता है। सही बात है। इसीलिए समाधान भी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकता। लेख सरकारी नीतियों की वकालत करता है, जैसे पैकेट के सामने चेतावनी वाले लेबल, बच्चों को टारगेट करने वाली मार्केटिंग पर रोक, और शायद टैक्स नीतियां भी। बिल्कुल, ऐसी टैक्स नीतियां जो कंपनियों को सेहतमंद खाना बनाने के लिए मजबूर करें। मतलब एक तरफ खाने की कंपनियां हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को हैक कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के सिस्टम में भी कुछ ऐसी खींचतान चल रही है। हाँ, जहां सवाल यह है कि चुनी हुई सरकार की इच्छा शक्ति बड़ी है या एक नियुक्त किए गए राज्यपाल की। यहीं से हम संविधान की दुनिया में दाखिल होते हैं। हमारे सामने 2 लेख हैं जो इसी मुद्दे पर हैं। हाँ, ये टकराव का एक क्लासिक मामला है। मुद्दा ये है कि जब राज्य की विधानसभा कोई बिल पास करती है, तो राज्यपाल उसे कब तक अपने पास रोक सकते हैं। सुप्रीम टेक शीर्षक वाला लेख बताता है कि राष्ट्रपति ने इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपालों के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं। वे बिलों को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में नहीं रख सकते। ठीक है, ये तो सीधा और स्पष्ट लगता है, लेकिन फिर इसमें पेंच कहाँ है? अगर कोर्ट ने कह दिया है तो समस्या तो सुलझ जानी चाहिए। पेंच ये है कि कोर्ट ने राज्यपालों के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। उसने ये नहीं बताया कि उचित समय का मतलब कितने दिन, हफ्ते या महीने हैं। ओहो। साथ ही डीम्ड एसेंट के विचार को भी असंवैधानिक बता दिया। डीम्ड एसेंट मतलब कि अगर एक तय समय तक राज्यपाल फैसला न लें, तो बिल को अपने आप पास मान लिया जाए।
कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो एक तरह से कोर्ट ने कहा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे ठीक करने का कोई ठोस तरीका नहीं बताया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? यहीं पर दूसरा लेख, संवैधानिक सीमाएं एक बहुत गहरी बात समझाता है। अच्छा। लेख के मुताबिक कोर्ट असल में एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। वो राज्यपालों को ये तो याद दिलाना चाहता है कि लोकतंत्र घड़ी की सुइयों पर चलता है, मन मर्जी पर नहीं। लेकिन साथ ही वो खुद सुपर गवर्नर बनकर कोई डेडलाइन तय नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। बिल्कुल, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के भरोसे और सीमाओं का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो कोर्ट का असली संदेश क्या है? क्या वो बस ये कह रहा है कि सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए? हाँ, संदेश यही है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, न कि सिर्फ लिखे हुए शब्दों का। और इसी लेख में एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल भी उठाया गया है। क्या सवाल? तमिलनाडु मामले की सुनवाई के दौरान एक बेंच ने कहा था, अगर राज्यपाल काम नहीं करेंगे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। इस पर ये लेख पलटकर पूछता है कि अगर न्यायपालिका ही समय पर फैसले न दे तो क्या किया जा सकता है? वाह! ये सवाल तो तीनों अंगों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सबको आईना दिखाता है। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे खाने का सिस्टम और लोकतंत्र का सिस्टम, दोनों में संतुलन और सीमाओं का सवाल बहुत अहम है। और यही संतुलन का सवाल देश के आर्थिक सिस्टम में भी दिखाई देता है, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच। हाँ, खाई पाटना जरूरी शीर्षक वाला लेख इसी पर है। ये एक ऐसी बहस है जो हर वित्त आयोग के सामने आती है। दक्षिण के राज्यों की एक बड़ी और पुरानी शिकायत है। लेख में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक केंद्र को दिए जाने वाले टैक्स के बदले में जो हिस्सा राज्यों को वापस मिलता है, उसमें दक्षिण के 5 राज्यों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। अच्छा। 2010-11 में ये करीब 19% थी, जो अब घटकर सिर्फ 16% रह गई है। उनकी दलील सीधी है, हम ज्यादा कमाते हैं, देश की तिजोरी में ज्यादा योगदान देते हैं, लेकिन हमें वापस कम मिलता है। ये दलील तो अपनी जगह सही लगती है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? बिल्कुल है, और लेख उसे भी सामने रखता है। भारत एक संघीय ढांचा है, एक परिवार की तरह, और परिवार में ये जरूरी होता है कि जो सदस्य ज्यादा कमा रहा है वो कमजोर सदस्य की मदद करे। सही बात। अगर हम प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च को देखें तो ये फर्क साफ दिखता है। केरल में सरकार हर नागरिक पर औसतन 86,000 रुपए से ज्यादा खर्च करती है, जबकि बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 24,000 रुपए है। तो ये वित्तीय मदद जरूरी है ताकि देश का संतुलित विकास हो सके, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर लेख भी इशारा करता है। अगर ये मदद सालों से दी जा रही है तो क्या ये खाई कम हो रही है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये सिस्टम काम कर रहा है? आंकड़े बताते हैं कि ये खाई कम होने के बजाय बढ़ रही है। 2009-10 में दक्षिणी राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय गरीब राज्यों की तुलना में 2.1 गुना थी। आज ये फासला बढ़कर 2.8 गुना हो गया है। तो मतलब साफ है कि सिर्फ पैसा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह का बैंडेड हो सकता है, लेकिन ये बीमारी का इलाज नहीं है। तो फिर इलाज क्या है अगर पैसा देना भी काम नहीं कर रहा है? लेख के अनुसार इलाज के लिए पिछड़े राज्यों को खुद भी बड़े कदम उठाने होंगे। अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाना और कारोबार करने में आसानी लाना। हाँ, लेकिन एक और बड़ी समस्या है जो इस खाई को और गहरा कर रही है। राज्यों पर बढ़ता कर्ज। 19 राज्यों का कर्ज उनकी जीएसटीपी के 30% से ज्यादा हो चुका है। और पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों में तो ये 40% से भी ज्यादा है। ये दुष्चक्र की तरह है। ज्यादा कर्ज का मतलब विकास के कामों के लिए कम पैसा, और कम विकास का मतलब है आय का फासला और बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जब हम अपने देश के अंदर इन आर्थिक और संवैधानिक दरारों से जूझ रहे हैं, तब क्या कोई बाहर से भी हमारे सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? हमारी चर्चा का आखिरी विषय इसी से जुड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और चीनी जासूसी के नए तरीके। ये लेख पढ़कर तो सच में ऐसा लगता है जैसे कोई जासूसी फिल्म की कहानी हो। हाँ। और ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने अपने सांसदों को चीनी छद्म निमंत्रणों से सावधान रहने को कहा है। छद्म निमंत्रण, इसका क्या मतलब है? ये तरीका बहुत शातिर है। इसमें सीधे सीधे जासूसी नहीं होती, बल्कि प्रभावशाली लोगों को किसी प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी के नाम पर भारी भरकम रकम ऑफर की जाती है और बातचीत के दौरान उनसे धीरे धीरे संवेदनशील जानकारी निकाल ली जाती है।
मतलब ये व्यापार और जासूसी के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। बिल्कुल, और ये तकनीक से भी जुड़ा है। तरीका ये है, चीनी बैंक पहले अपनी ही टेक कंपनियों को बड़ा कर्ज देते हैं। अच्छा। फिर ये कंपनियां उस पैसे से अमेरिकी या यूरोपीय टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती हैं। अक्सर पश्चिमी कंपनियां इसे एक सामान्य व्यापारिक समझौता समझकर अपनी कीमती टेक्नोलॉजी और रिसर्च उनके साथ साझा कर देती हैं। और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अनजाने में अपनी तकनीक चीन को सौंप रहे हैं। हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन में चीन ने इसी तरीके से खरबों डॉलर का निवेश किया है। लेकिन अमेरिका तो अब काफी सतर्क हो गया है। उसने अपनी सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स चीन को बेचने पर रोक लगा दी है। तो फिर खतरा कैसे बना हुआ है? यहीं पर चीन की क्षमता दिखती है। रोक के बावजूद चीन ने मध्यम दर्जे के चिप्स का इस्तेमाल करके ही डीप सीक एआई जैसी बहुत उन्नत तकनीक बना ली है। अच्छा। ये दिखाता है कि वो जुगाड़ करने और अलग-अलग स्रोतों से मिली तकनीक को जोड़कर कुछ नया बनाने में माहिर हैं। और इसीलिए लेख में भारत के लिए एक सीधी चेतावनी है। चेतावनी ये है कि हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीनी चिप्स और उपकरण भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो यह खतरा सिर्फ हमारी सेना या बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर और हमारे पावर ग्रिड तक पहुंच सकता है। हाँ, ये हमारी तकनीकी संप्रभुता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये पारंपरिक जासूसी नहीं है, जहां कोई एजेंट सीमा पार करता है। ये आर्थिक और तकनीकी रास्तों से होने वाली घुसपैठ है, जिसे पहचानना और रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल है। सही कहा। तो आज हमने 4 अलग-अलग दुनियाओं की सैर की, हमारी प्लेट में मौजूद खाने से लेकर संविधान की किताबों तक, और देश की आर्थिक सच्चाइयों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के धुंधले संसार तक। ये सभी लेख एक ही बड़ी कहानी कहते हैं कि कैसे अदृश्य सिस्टम हमारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं। और हर जगह एक ही चुनौती है, संतुलन बनाने की। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और सरकारी नीति के बीच संतुलन, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच संतुलन, अमीर और गरीब राज्यों के बीच संतुलन, और व्यापारिक अवसर और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन। एक जटिल दुनिया में यही संतुलन साधना सबसे मुश्किल काम है। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक अंतिम विचार ये है कि जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन हमारे शरीर के संकेतों को हैक कर सकता है और विदेशी तकनीक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा सकती है, तो आज के दौर में स्वायत्तता या संप्रभुता का वास्तविक अर्थ क्या है? चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो या एक राष्ट्र के लिए।